बीमा क्लेम्स को लेकर बढ़ते विवादों के बीच एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के यूपी के एक चैप्टर ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बीमा कंपनी और टीपीएस के लिए सीबिल जैसी रेटिंग सिस्टम को लागू करने की मांग की है। तो क्या है इसका मतलब, और बीमा कंपनी और टीपीएस के लिए सीबिल जैसी अगर रेटिंग सिस्टम आएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, ज़रा मामला समझना चाहिए, उसके बाद हम एक्सपर्ट्स के संग चर्चा कर रहे हैं। हेल्थ इमरजेंसी में रामबाण है स्वास्थ्य बीमा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के बीच बढ़ते विवाद में अगर पिसता है तो वो है केवल और केवल मरीज। बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच लंबे समय से क्लेम भुगतान, पैकेज रेट और कैशलेस प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराते रहे हैं, जिसके समाधान के लिए एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी AHPI है। ऐसे में AHPI ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियों और TPAs के लिए सिविल जैसे रेटिंग सिस्टम को लागू करने की मांग की है। तो चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार AHPI ने स्वास्थ्य बीमा के लिए सिविल जैसा रेटिंग सिस्टम लाने की मांग क्यों की है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया की मांग है कि स्वास्थ्य बीमा सेक्टर में पारदर्शिता के लिए स्टैंडर्ड रेटिंग सिस्टम जरूरी है, जिससे मरीजों को सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और अस्पतालों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित होगा। तो एक बात साफ है कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया की मंशा है कि इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों के बीच रिश्ते मजबूत हों और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के बीच बढ़ते तनाव के पीछे क्या है कारण, ये भी समझते हैं। बीमा कंपनियां कहती हैं कि मेडिकल खर्च बढ़ने और बिल बनाने के गलत तरीकों के कारण उन्हें क्लेम को चुकाने में मुश्किल हो रही है। इस वजह से मरीजों को समय पर या पूरा पैसा नहीं दे पा रहे। तो वहीं अस्पतालों का तर्क है कि उन्हें ठीक मुनाफा नहीं मिल रहा, भुगतान में देरी हो रही है और कई बार तो बिना वजह पैसा काट दिया जाता है। इस तरह का झगड़ा सीधे मरीजों को प्रभावित कर रहा है और उनका भरोसा कम कर रहा है। फिलहाल जो हेल्थ बीमा कंपनी जितना बेहतर सेवा देगी, उसका सिबिल उतना ही अच्छा होगा, और जब सिबिल अच्छा होगा तो उस पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और भरोसा बढ़ने के साथ बढ़ेगा उसका कारोबार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा का। आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ अध्यक्ष भी हैं AHPI वेस्ट यूपी के, वो संस्था जिन्होंने ये डिमांड की है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं नीलेश साठे सर, पूर्व सदस्य लाइफ एडाई, पूर्व ED LIC और बीमा इंश्योरेंस मामलों के आप जाने माने जानकार और स्तंभकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका साठे सर आपका हमारे शो पे। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या डिमांड है सर आप लोगों की, और क्यों ये पूरा पहले सिस्टम समझाइए सर। मतलब इंश्योरेंस कंपनी और TPA का रेटिंग स्कोर, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? वो एक सेइंग है टेल ऑफ टू सिटीज में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, इट वाज बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। हेल्थ केयर में हमने बहुत प्रोग्रेस करी है। वी हैव वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल डूइंग वर्ल्ड क्लास प्रोसीजर्स, एवरी तरह हर तरह की सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक सिस्टम माना जाता है हर लेवल पे उसमें डेवलपमेंट। धीमे धीमे इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है। इंश्योरेंस बढ़ने के साथ लोगों की अफोर्डिटी बढ़ रही है। बड़ा अच्छा जो भी हुआ है, गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान पॉलिसी लगी है, उससे खासतौर से बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग वाज द बिगेस्ट कॉज ऑफ रूरल इंडेटेडनेस। दैट हैज कम डाउन फ्रॉम 60 to 40%। दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। ये सब है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोसीजर्स, जो हॉस्पिटल्स की कॉस्ट होती है, इक्विपमेंट कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, जो आप डिस्पोजेबल्स लेते हैं कॉस्ट है, वो सब कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एंड वी आर मोर एंड मोर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इंश्योरेंस। 40% कवरेज है इंश्योरेंस का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। प्राइवेट का शेयर भी 14% के आसपास। परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि हम आगे बढ़े हैं, बट वी लैक इन स्टैंडर्डाइजेशन।
we need three things: Hmm. transparent costing, Hmm. standardization, Hmm. and transparency of procedures, doing the different procedures by the insurers. हमारे पे कोई ट्रांसपेरेंट कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर नहीं है. मेडिकल कॉस्टिंग इज स्टिल लिविंग जी इन राइट सर वेरी एजेस. जी थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते सर डिस्कशन को ताकि अब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए मुझे सर सीधा सीधा ये बताइए कि चलिए ठीक है आप रेटिंग की व्यवस्था करना चाहते हैं बट ये रेटिंग कौन देगा मतलब कौन इसका खाका बनाएगा गवर्नमेंट बनाएगी एडाई बनाएगा एएचपीआई बनाएगा कौन बनाएगा रेटिंग एजेंसीज या एक्रेडिटेशन बॉडीज जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इनके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एनएबीएच स्टैंडर्डाइजेशन है कि जो हॉस्पिटल को डिफरेंट तरीके से रेट करते हैं, उनके डिफरेंट क्राइटेरिया उनका असेसमेंट होता है, उनकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टाफ क्या है, किस तरह के एसओपीज हैं, उसके ऊपर उनका एक्रेडिटेशन डिपेंड करता है. दूसरी रेटिंग एजेंसी होती हैं. हाँ. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसा होना चाहिए. तो हॉस्पिटल तो उसके अंदर आते हैं, लेकिन जो टीपीएस हैं, हाँ. कोई टीपीएस के लिए रेटिंग एजेंसीज नहीं, कोई एक्रेडिटेशन एजेंसीज नहीं. उनका स्टाफ इज पोअरली ट्रेन्ड, मेडिकल बिलिंग में लेकर प्रॉब्लम है. हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन न होने की वजह से फ्रीक्वेंटली रिजेक्शंस होते हैं. कब वो परमिट करेंगे, फ्रीक्वेंट उसमें क्वेरीज आती रहती हैं, बार बार आप जवाब देते रहिए. फाइनल सेटलमेंट होता है, पॉइंट टेकन सर क्विक क्वेश्चन सर पॉइंट टेकन सर ये डेटा कौन देगा आप कह रहे हैं जो आप ऐसा लग रहा है जो इकोसिस्टम बनेगा उसमें तो हॉस्पिटल्स खुद डेटा देंगे अब हॉस्पिटल्स तो जो हमने देखा है वो तो हमेशा इंश्योरेंस को खराबी बताते हैं कि साहब ये तो हमेशा क्लेम रिजेक्ट करते हैं हम पे आरोप लगाते हैं कि इन्फ्लेटेड है तो अगर हॉस्पिटल डेटा देगा तो ये हम कैसे माने कि ये पारदर्शी है ऐसा भी तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी को खराब दिखाने के लिए हॉस्पिटल जानबूझकर खराब डेटा दे रहे हो नहीं. जो जैसे कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए. इंडियन कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट भी उसको रखा जा सकता है. हाँ. ये शुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी. हॉस्पिटल मतलब नहीं है इसका. Okay. एक जो कॉस्टिंग इज द डेफिनेट साइंस. कोई भी प्रोसीजर, कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, उसका एक प्रोसीजर होता है होने का. लेकिन मेडिकल कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं है अब तक. हमारा एक ये बात ये है. दूसरा, जो टीपीएस है उनकी स्टैंडर्डाइजेशन को लेके कोई एक्रेडिटेशन एजेंसी या कोई रेटिंग एजेंसी नहीं है. उनकी जो वर्किंग है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. कितने डॉक्यूमेंट वो मांग लें, कब वो डॉक्यूमेंट कौन सा मांग लें, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं. कितनी क्वेरीज वो मांग लें, छोटी छोटी चीजें दोबारा मांगते रहें. बिलिंग का जो स्टाफ है, उनकी वहां की ट्रेनिंग को लेकर प्रॉब्लम है. जब बिल्कुल सेटलमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम. राइट सर तो आप कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जो वैलिडेट करे हर चीज को. ऑल राइट सर अब मैं साठे सर के पास आ रहा हूँ. साठे सर ये तो बहुत पुराना ये एक विवाद है लेकिन ये एक रेटिंग आने से ऐसा लग रहा है कि सुनने में तो बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है और अगर इसमें बेनिफिशियरी किसी भी एंगल से मरीज बन गया तो एटलीस्ट मरीज के पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने का अधिकार आ जाएगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी भरोसेमंद है नहीं है, किसकी रेटिंग अच्छी है किसकी नहीं है. तो आइडिया तो अच्छा लग रहा है सर, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, क्या है कि इंश्योरेंस इज वेल रेगुलेटेड. आईआरडीए जो है वो जब किसी को लाइसेंस देती है और वो लाइसेंस जारी रखती है तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज उनके कंप्लायंसेस जो है वो मान्य करती है. पहली बात, अगर समझो रेटिंग शुरू किया, समझो कर भी दिया, तो बहुत सारी मदें हैं कि जो देखना पड़ेगा, उसको वेटेजेस देना पड़ेगा. जैसे सिबिल का रेटिंग जो होता है, सिबिल का रेटिंग कोई एक मद के ऊपर होता नहीं है. सिबिल स्कोर जो आता है वो पेमेंट हिस्ट्री है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट मिक्स है, ये सारे इसको वेटेज दिए हुए हैं 35%, 30% वगैरह. अब इंश्योरेंस में भी ये सारे देखने पड़ेंगे. अच्छा, छोटी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका रेटिंग करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो दिक्कतें बहुत है. और क्रेडिट रेटिंग किस काम से दिया जाता है कि भाई लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है. यहाँ क्या है कि सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है. वैसे भी इन्फॉर्म डिसीजन कस्टमर ने लेना चाहिए और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग के ऊपर ले ऐसा नहीं है. अब जैसे हमने देखा कि सेटलमेंट क्लेम का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन. क्या इसका मतलब ये है क्या कि 90% अगर क्लेम सेटलमेंट कोई कंपनी कर रही है इसका मतलब वो सबसे बेहतरीन है? नहीं, क्योंकि 10% रिजेक्ट भी कर रही है और तुम्हारा क्लेम उसमें भी आ सकता है. तो सिर्फ क्रेडिट रेटिंग से कोई फायदा नहीं. और इन्फॉर्म डिसीजन तो या ये भी हो सकता है कि 90% अगर आप क्लेम सेटल कर रहे हो तो आप बिना सोचे समझे क्लेम सेटल कर देते हो, आगे पीछे देखते भी नहीं. हाँ, फ्रॉड भी तो हो सकता है. अब सही बात है. तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अच्छा क्या है कि हॉस्पिटल्स आर नॉट रेगुलेटेड एज सच. हॉस्पिटल्स अगर रेगुलेट होते हैं तो रेटिंग एजेंसी की जरूरत नहीं है. हॉस्पिटल्स के लिए भी रेटिंग एजेंसी की जरूरत है.
क्या ABCD ऐसा रेटिंग किया है तो क्या हॉस्पिटल्स का? तो यस नहीं सर, किया अब आपने सही बोला। तो क्या ये पूरा का पूरा इसमें मरीज की कोई आप देख रहे हैं, क्या ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल बनाम इंश्योरेंस कंपनी का मसला है, मरीज का नहीं? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हम्म, क्या है कि अगर समझो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल ही नहीं करती हम्म, तो इतने लोग बीमा करते भी नहीं। क्लेम तो सेटल हो रहे हैं, लोगों के हो ही रहे हैं, हम्म, समय पे भी हो रहे हैं। कई लोगों के तो समय से यानी 3-4 घंटे के अंदर ही क्लेम सेटल होते हैं। हम्म, मगर क्या है कि इंश्योरेंस का फायदा तभी मिलता है जब क्लेम सेटल होता है। हम्म, और जिनको मिलता है वो बात नहीं करेंगे, मगर जिनको नहीं मिलता वो जरूर बात करेंगे कि अरे यार मेरा तो नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? तो कई वजह हो सकती है, जिसमें अगर समझो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, हम्म। मैं ओम्बुड्समैन के पास जा सकता हूँ। ये सुविधा उसके लिए उपलब्ध है कि वो ओम्बुड्समैन के पास अपना कंप्लेंट करे, और लोग कर भी रहे। ओम्बुड्समैन बट में भी दिन ब दिन जी कंप्लेंट जी बढ़ जी, भी रहे। बट सर हमने देखा है कि व्यवस्थाएं जरूर हैं, लेकिन कुछ तो बात होगी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने कैशलेस सुविधा ही बंद कर दी। मतलब नहीं नहीं नहीं, इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना वो तंत्र से और इंश्योरेंस कंपनियों से परेशान हो गए, और कैशलेस सुविधा बंद हो जाती है तो फिर कौन कौन इसका भुगतता है? वो तो आम नहीं नहीं, मरीज भुगतता कैशलेस है। सुविधा किसी ने बंद नहीं की है। हम्म, एक AHPI ने एक थ्रेट दिया था, मगर उसके बाद उनकी बातें हो गई इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, और कोई भी बड़े जी हॉस्पिटल जी, जो है, छोटे हॉस्पिटल, सॉरी सर, इसमें कुछ उन्होंने कैशलेस बंद नहीं की है। डॉक्टर मेहरोत्रा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, डॉक्टर मेहरोत्रा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉस्टिंग एक इम्पोर्टेंट इशू। हम्म, एक जो कॉस्टिंग किसी प्रोसीजर की है, जैसे अभी बात चल रही थी कि कैशलेस सेटलमेंट, एक ही कंपनी का एक ही शहर में एक ही रेटिंग है, उसमें डिफरेंट रेट पे वो बार्गेन करते हैं। कोई क्लियर स्टैंडर्ड वो नहीं कॉस्टिंग के हक की। जैसे बेसिक कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट है, उसके बाद उसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स आते हैं, किस सिटी मेट्रोज में है, टायर 2 में, टायर 3 में है, किस टाइप का हॉस्पिटल है, तो बेस के ऊपर उसको आप ऐड कर सकते हैं, क्लियर कॉस्टिंग हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दे बार्गेन फॉर द थिंग्स। और होता क्या है, जब बार्गेनिंग होती है कॉस्टिंग में, तो छोटे हॉस्पिटल से हम उसको उसमें आ जाते राइट हैं, राइट। और जिस रेट पे मिल रहा अनुराग सर, होता पॉइंट है टेकन। इसमें साठे सर कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, साठे सर। सफर करता है पेशेंट का ट्रीटमेंट में कंप्रोमाइज होता है उससे। राइट सर, साठे सर। क्या होता है कि कई बार ये देखा गया है कि एक ही हॉस्पिटल ने ECG का 200 रुपया चार्ज किया है, हम्म, और दूसरे पेशेंट के लिए 500 रुपया चार्ज किया है। हम्म, 200 रुपये इसको चार्ज किया है कि जिसका बीमा नहीं है, और 500 रुपये इसको चार्ज किया है जिसका कैशलेस है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा। कहीं डिस्प्ले किया है किसी हॉस्पिटल ने कि हमारे यहाँ ECG का रेट ये है? ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ट्रस्ट बढ़ेगा। और हॉस्पिटल्स के जब जाता है कोई मरीज वहाँ, तो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास बीमा है? तभी उसके मन में आता है यार मेरे क्यों पूछ रहे हैं, ये बीमा है क्या, बीमा है क्या? हो सकता है मेरा इन्फ्लेटेड बिल हो। तो ये नहीं होना चाहिए। बात ऐसी है कि ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए, राइट। और हॉस्पिटल्स के यहाँ तो ज्यादा ही होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ग्रेडेशन जो है वो हॉस्पिटल्स का अब तक हुआ नहीं है। जब ग्रेडिंग ग्रेडिंग होगा तो C ग्रेड का हॉस्पिटल 200 रुपये ECG लगाएगा, A ग्रेड का हॉस्पिटल 500 लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर, मगर 500 सभी को लगाएगा, राइट ये राइट इंपॉर्टेंट। राइट। अनुराग सर, ये पूरी बहस तो फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह फिर हॉस्पिटल्स पर भी आएगा कि फिर आपको भी रेगुलेट हो जाना चाहिए, आपके लिए भी एक रेगुलेटर की आवश्यकता है। तो ट्रांसपेरेंसी हो तो सबके लिए हो, उनके लिए रेटिंग, आपके लिए रेगुलेटर। हम रेगुलेटेड हैं। मैं बात कॉस्टिंग की आ रही थी, जैसे कैशलेस तो फिक्स कॉस्ट है, वो बार्गेन करते हैं हर जगह जाके, जहां जितने में सौदा कम में पड़ जाए उतने में कर लिया उन्होंने, हम्म, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और जब बार्गेनिंग होती है और कॉस्ट कम होती है, तो अल्टीमेटली पेशेंट सफर करता है, क्योंकि कॉस्ट कम होने से जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट होना चाहिए कई बार कंप्रोमाइज होता है वो। नहीं, बट हाँ, डॉक्टर मेहरोत्रा सर, जो अभी जो सर ने कहा, ये देखने में आया है, ये मतलब ये बहुत सारे मरीजों का एक्सपीरियंस है कि जिसका इंश्योरेंस है उसके लिए बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन ही चेंज हो जाता है, और जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसके लिए बिल्कुल अलग प्रोसीजर है। तो ऐसा क्यों सर? अलग अलग फिर रेट्स, अलग अलग ट्रीटमेंट का तौर तरीका, ये क्यों? ये थोड़ा मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन है। जो MOU साइन होता है डिफरेंट TPS से, उसमें क्लियर कट प्राइस मेंशन्ड होते हैं, अच्छा। उसी प्राइस के ऊपर लगता है, अलग अलग नहीं होता है बिल्कुल। उसमें भी वो है कि अगर ये पाया उन्होंने कि हॉस्पिटल जितना चार्ज कर रहा है और उनको जितना हमने बता रखा है उसमें डिफरेंस ज्यादा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी। ये क्लियर कट है। ये तो MOU जब साइन होता है तब रेट उसमें जो होते हैं उसके ऊपर ही आगे बात होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी होते हैं, ये इसके लिए मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता, सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। मेन है इम्प्लीमेंटेशन, कॉस्टिंग ही नहीं है। हर जगह आर्बिट्रेरी कॉस्टिंग हो रही है। एक राइट। इशू आता है तब ओके। बहुत बड़ा जो इंडिया में है अभी, कि जो मेडिकल लॉस रेशियो,
जो हम अब इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसमें इस समय देखा गया है कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 35 to 40%। कॉस्ट मतलब कि जब पैसा जो कंपनीज खर्च कर रही है, जो इंश्योरेंस में वो ले रही हैं, अपनी कंपनी चलाने में, अपने को प्रमोट करने में, कमीशन देकर इंश्योरेंस बनाने, जो ट्रीटमेंट में हो रहा है 60% खर्च हो रहा है। जबकि रिकमेंडेशन एडा की शायद है कि एटलीस्ट प्राइवेट वाले सिंगल पॉलिसी है उसमें 80% और जो ग्रुप पॉलिसी ओके 85%। यानी कि बहुत सारे इश्यूज हैं सर जिनको एड्रेस करना आवश्यकता है। राइट पॉइंट टू सर। साथी सर, आप फाइनली आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली क्या है, सिबिल रेटिंग जो होती है वो इंडिविजुअल की होती है। ठीक है। आरबीआई गवर्न है, आरबीआई गवर्न करती है सारे बैंकों को। क्या बैंकों के लिए रेटिंग है? म्यूचुअल फंड को गवर्न करता है सेबी। क्या सेबी के लिए रेटिंग है? इंश्योरेंस के लिए रेटिंग की क्या जरूरत है? और रेटिंग देखने के बाद अगर किसी का अच्छा रेटिंग है, इसका मतलब क्या सभी ने वही बीमा लेना है क्या? तो वो भी गलत है। राइट। क्योंकि उसके घर के पास अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वहां से लेना उसके लिए बेहतर है। ऑलराइट सर, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है जो एएचपीआई ने फ्लोट किया है। अब इसको देखते हैं कि ये आइडिया के रूप में क्या सामने आएगा। बहुत सारे इसमें चर्चा है, आपने छोटी सी चर्चा में ही देख लिया कि इसमें कितनी सारी लेयर्स हैं। बट कुल मिला के एक आम मरीज के हवाले से तो हम यही कहेंगे कि हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस का जो झगड़ा है वो कम धीरे धीरे हो, जो जिस भी रास्ते से हो, रेटिंग से हो, रेगुलेशन से हो, लेकिन कम हो, ताकि मरीज पर कम से कम इसका असर आए। क्योंकि अंततोगत्वा दोनों पक्ष जो है वो मरीज के हित में ही काम करना चाहते हैं या ऐसा दावा करते हैं। तो मरीज का हित हो, जो भी रास्ता आए और उस पर आगे देखते हैं कि ये बहस कहाँ जाती है। बट फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर, थैंक यू सो मच। नीलेश साठे सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थी कवर स्टोरी।